यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 2, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट डिस्कशन किया है। आप वहां पे देखेंगे कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके सांख्यिकी से रिलेटेड सारे 4 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स में सांख्यिकी कंप्लीट कर दी गई है। और यूपी टीजीटी 2021 का सोल्यूशन, 2016, 13, 11 और 10 के अगर सॉल्यूशंस आपने नहीं देखे हैं तो इन्हें भी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। सारे वीडियोज सेपरेट पड़े हुए हैं, है ना, आप वहां से देख सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर लें, मैथ्स गुरु उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे सर्च करें और वहां पे जुड़ जाएं। वहां पे मिलेगी आपको इस क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारी पीडीएफ्स। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन का। पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, है ना। चलेगा देखते हैं। यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। बलों का समांतर चतुर्भुज नियम यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। देखिएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कि दो बल किसी पैरेललोग्राम की एडसेंट साइड्स से, है ना, दो आसन्न भुजाओं से निरूपित किए जाएं तो जो उनका परिणामी होगा, है ना, वो उनका डायगोनल होगा, है ना, जो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके जाएगा वो डायगोनल होगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है OACB, जिसमें जो OA है हमारा, है ना, OA है, वहां पे एक फोर्स लगा हुआ P, और जो OB है वहां पे फोर्स लगा हुआ है Q। तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी परिणामी होगा, ये डायगोनल OC यानी कि OC के द्वारा प्रेजेंट होगा। और ये डायगोनल कितना दिया गया है आपको, R दिया गया है, ये P है ना, ये दिखाया गया है। और यहाँ से जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट है यानी कि परिणामी है, परिणामी कितना थीटा कोण बना रहा है, किसके साथ, P के साथ। जबकि ये दोनों बल जो यानी जो फोर्स दिए गए हमें P और Q, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है अल्फा। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, अल्फा। चलेगा, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे R बराबर होता है R स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं प्रूविंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले को याद रखना है ना। तो R इक्वल टू R स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो R बराबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हमें ये कहा जाए कि ये जो थीटा एंगल बना रहा था यहाँ पे, है ना, ये थीटा एंगल P की दिशा से, है ना, P की दिशा से, P की डायरेक्शन से जो R जो बल P की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ये वाला बल, ऊपर वाला बल, है ना, Q फाइन अल्फा, दोनों के बीच का कोण बटे जो बचा हुआ बल है जिसकी दिशा से निकाला जा रहा है वो यहाँ पे आएगा P प्लस, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, P प्लस Q फाइनल, Q प्लस कॉस अल्फा होता है यहाँ पे, है ना, कॉस अल्फा होता है। एक तो ये पॉइंट है जब कब P की दिशा से बात हो, यानी कि परिणामी R जो बल P की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, यानी कि जब हम यहाँ पे बात करें P की दिशा से, जब P की दिशा से बात करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाला, ऊपर Q आएगा, नीचे ऊपर Q साइन अल्फा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला बल जिसकी दिशा से निकालना होगा वो प्लस Q कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमें बात की जाए कि Q की दिशा से बात कर रहा हो, अगर ये Q की दिशा से बात करता इधर से, है ना, Q की दिशा से बात करता इधर से, तो देखो टोटल एंगल कितना, अल्फा, तो ये कोण भी कितना हो जाता, अल्फा माइनस थीटा। एंगल BOC कितना हो जाता, अल्फा माइनस थीटा। तब अल्फा माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता, यानी कि Q की दिशा से कितना हो जाता, ये हो जाता tan इनवर्स P साइन अल्फा, P फाइन अल्फा, जिसकी दिशा से निकालना होता वो यहाँ पे प्लस में आएगा, Q प्लस P कॉस अल्फा। तब ये हो जाता, अगर P की दिशा से यानी जो नीचे वाला बल है ना, P की दिशा से निकालना होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, Q साइन अल्फा बटा P प्लस
क्यू कॉस अल्फा, लेकिन अगर क्यू की डायरेक्शन से निकालना होगा तो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा, है ना। अल्फा माइनस थीटा कौन सा, टोटल अल्फा था, इतना थीटा था, घटा के अल्फा माइनस थीटा निकाल लिया, यानी कि कोण BOC। तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स P साइन अल्फा बटा Q प्लस P कॉस अल्फा। ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलेगा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पे पर्टिकुलर केस है, कह रहा यदि बल P और Q लंबवत हों तो परिणामी R होगा। अब देखो यहाँ पे अधिक परिणामी की बात हो रही है, P और Q लंबवत होंगे तो हमें पता है कि अगर लंबवत होंगे दोनों, है ना, P और Q, जैसे वो थीटा कोण पे लगे थे, वहां पे अल्फा कोण पे लगे थे, अगर लंबवत होंगे यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, अल्फा बराबर 90 अंश हो जाएगा, है ना। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। आर बराबर कितना पढ़ा हमने, परिणामी आर बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये हो जाएगा कॉस 90, है ना, कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आर निकाल दो, परिणामी पूछा है हमसे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट ले लेंगे, रूट में पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि अगर पी और क्यू लंबवत है तो थीटा बराबर 90 अंश रखना है, तो इस दौरान जो परिणामी होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला केस क्या है, इसका पर्टिकुलर केस अगला क्या है, कह रहा है यदि P और Q सेम डायरेक्शन में हो, है ना, सॉरी समान हो, P और Q क्या हो, समान हो, यानी कि P बराबर कितना हो, Q दिया गया हो, यानी कि जो बल है P और Q दोनों क्या है, अगर इक्वल दिए गए हैं तो परिणामी क्या होगा, 2p cos अल्फा या 2p cos अल्फा बाई 2 या p cos अल्फा या p cos अल्फा बाई 2। देखते हैं P और Q अगर बराबर है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा होता है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे Q है वहाँ भी P रख दीजिए, यानी कि दोनों को एक में कन्वर्ट कर दीजिए, आर स्क्वायर बराबर तो कितना हो जाता है, ये तो पी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये भी हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पे P रख रहे हैं, तो देखो 2p गुणे P तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर cos अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो एक ही P है, ठीक है, एक ही P तो है, क्यू की जगह P तो P रखना है, मिला के कितना हो जाएगा, देखो 2p स्क्वायर ये बन जाएंगे, 2p स्क्वायर बन जाएंगे, दोनों से कॉमन ले लोगे तो 2p स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का cos अल्फा, 1 प्लस का cos अल्फा 2p स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 है प्लस इसकी जगह पे हाफ एंगल का फार्मूला रख दीजिए, अल्फा बाई 2 माइनस 1, कॉस अल्फा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। एक काम करेंगे, इस 1 से इस 1 को काट देंगे, ये अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2 इतना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे, वर्गमूल ले लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू, ये 2 आएगा निकल के, ये p आएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा बाई 2, यानी कि इस दौरान जो रिजल्टेंट होगा, है ना, अगर p और q दोनों इक्वल हैं तो इस दौरान जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 2p cos अल्फा बाई 2, 2p cos अल्फा बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि p एवं q समान दिशा में हों तो अधिकतम परिणामी बल क्या होगा। अच्छा, P और Q की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये है हमारा P, है ना, और ये मान लीजिए है, यहाँ पे दिया गया है P और यहाँ पे दिया गया है Q, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अच्छा, डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो यहाँ पे ना हमारे पास दोनों के बीच का जो कोण होगा अल्फा बराबर वो हो जाएगा 0। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, दोनों के बीच का जो कोण होगा, इनके एंगल जो होगा इनके बीच का वो कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिएगा लगाते हैं अब उस फॉर्मूले में, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा।
अब अल्फा की जगह पे 0 रख देंगे, क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा भाई, जहां से वो जा रहा है वहां से वो जा रहा है, दोनों के बीच कोण बन ही नहीं रहा, एंगल बन ही नहीं रहा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। चलेगा, रखते हैं और करते हैं धमाका। ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq। अल्फा की जगह पे 0 रखेंगे तो वो 1 आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू चूंकि 1 होती है, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे r बराबर आ जाएगा p प्लस क्यू, है ना। अब देखो प्लस माइनस p प्लस क्यू आता है, प्लस माइनस p प्लस क्यू आता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अधिकतम परिणामी की हो रही है, तो अधिकतम परिणामी क्या होगा भाई? डायरेक्ट प्लस वाला हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा? p प्लस क्यू। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि p व q विपरीत दिशा में हो, अब देखो ये है इधर हमारे मिस्टर p, है ना, और इधर क्या है? q, दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज है, इधर p है इधर q है, तो इस दौरान दोनों की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा अल्फा बराबर होगा 180 अंश, है ना। 180 अंश मतलब पाई, 180 अंश। चलिएगा अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस पाई। कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, है ना, -1, तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस p माइनस क्यू, है ना, मॉडुलस p माइनस का क्यू, p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो इसे देख लेते हैं, p माइनस क्यू क्या क्या बन जाएगा भाई। जब p माइनस क्यू तब आएगा जब p बड़ा होगा q से, है ना, डायरेक्ट। लेकिन जब q माइनस p होगा तो क्या होगा? q जब बड़ा होगा तो p घटा देंगे, p बड़ा होगा तो q घटा देंगे, यानी कि डायरेक्ट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यानी कि इन दोनों का परिणामी क्या हो सकता है? p माइनस क्यू भी हो सकता है, q माइनस p भी हो सकता है, जो बड़ा होगा उसे घटा दिया जाएगा। वैसे इसमें कंडीशन ऐड करना चाहिए था, है ना, यहाँ पे कंडीशन ऐड करना चाहिए था, तब ऑप्शन करेक्ट बनते। चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, फाइंड बोथ फोर्सेस। देखिएगा, समझिएगा इसे। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है कि महत्तम फोर्स दिया गया है, यानी कि दो बल है हमारे पास। लिस्ट कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, कह रहा है दो बलों का महत्तम परिणामी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 29, और न्यूनतम यानी कि निम्नतम परिणामी कितना दिया गया है? 5n। अच्छा, तो महत्तम परिणामी क्या होता? मान लेते हैं कि एक बल P है, एक बल कितना है? Q है, यानी कि एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है, तो इनका जो महत्तम होगा, है ना, यानी कि ग्रेटेस्ट होगा, वो क्या होगा? P प्लस Q, तो वो कितना दिया गया हमें? 29। और उसके बाद लीस्ट रिजल्टेंट जो दिया गया है, यानी कि निम्नतम, वो कितना हो जाएगा? P माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया भाई? 5। दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों फोर्स निकल जाएंगे हमारे। ऐड कर लें, ऐड करने के लिए हम विलोपन एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2p बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 34 आएगा, है ना। p बराबर कितना आ जाएगा? 17। अच्छा, p बराबर 17 आएगा, तो कहीं भी रख दो। p प्लस क्यू बराबर आ गया 29, है ना, तो q बराबर कितना आ जाएगा? 29 माइनस का 17, कितना आ जाएगा भाई? 12, है ना, ये आ जाएगा 2 और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों बल आ गए, यानी कि p आ गया हमारे पास 17 न्यूटन और जो q आ गया वो आ गया 12 न्यूटन, है ना। तो इस तरह से दोनों फोर्सेस के हमने अलग कर लिया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट। कह रहा है दो दी गई दिशाओं में बल के घटक, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इन टू गिवन डायरेक्शन। देखो यहाँ पे टू हमारे पास गिवन डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन OX है
ओ एक्स है ना, अच्छे से मतलब नहीं है इसका अभी, है ना, चुपचाप ऐसे लाइन बनाई गई है, एक ओ एक्स लाइन है हमारी, एक ओ वाई लाइन है। ओ एक्स में ओ ए के द्वारा पी को निकाला गया है, बल पी को रखा गया है, और ओ बी के द्वारा बल क्यू को रखा गया है ना, और आर की क्रिया रेखा के साथ अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं, ये इनका रिजल्टेंट है ना, ये इनका रिजल्टेंट है, क्रिया रेखा है। तो कितना बना रहा है, ये इसके साथ यहाँ पे अल्फा बना रहा है, और ये वाला कोण कितना है, बीटा बना रहा है। तब कभी हमें अगर पी निकालना है ना, पी निकालना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे में पी निकालना है, ये बल पी ये वाला बल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, आर साइन बीटा, आर साइन बीटा बटे नीचे तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब क्यू निकालना होगा तो ये वाला एंगल लेंगे आर के साथ, और जब पी निकालना होगा तो ऊपर वाला एंगल लेंगे यानी बीटा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर जब हमें पी निकालना है तो कितना हो जाएगा, आर तो लेना है ना, पी इधर है तो वो ऊपर वाला एंगल लेंगे, तो साइन बीटा, साइन बीटा, नीचे तो साइन अल्फा प्लस बीटा रहेगा ही, पूरा एंगल लेंगे नीचे, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें क्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, क्यू निकालना तो नीचे वाला एंगल आएगा, तो साइन अल्फा बटे ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को बल यानी कि जो आर के घटक हैं पी और क्यू, उन्हें निकाला जा सकता है, ठीक है, चलेगा, ये काम आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बलों के वियोजन की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो बल हैं, मतलब कि एक बल है, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, है ना। एक बल को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक उस बल के वियोजित भाग कहलाते हैं। देखिएगा ये परस्पर लंबवत हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हो गई OM और ये हो गई ON, परस्पर लंबवत दोनों भागों में डिवाइड करना, ये बल हमारा F है, ये बल जो है हमारा आपके सामने F है ना, इस F के ही दो भाग वियोजित करने हैं। तो एक कितना हो जाएगा हमारे पास, जो हम बात करें अगर OX के अनुदिश है ना, तो ये वाला नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई, ये वाला हो जाएगा F cos थीटा, F cos थीटा, और ऊपर वाला यानी कि ये क्षैतिज भाग हो जाएगा हमारा, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्षैतिज हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर भाग। ये कितना होता है, ये होता है F साइन थीटा, ये वाला ऊर्ध्वाधर भाग कितना हो जाएगा, F साइन थीटा, और क्षैतिज वाला कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा F cos थीटा। तो ये दोनों वियोजित भाग हो गए किसके, F, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम Fx लिख सकते हैं, है ना, x OX के जो एलांग लगा हुआ है उसके अनुदिश की जिसकी बात हो रही है तो उसे हम Fx cos थीटा लिख सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को, ऊर्ध्वाधर वाले को हम लिख सकते हैं F साइन थीटा, F साइन थीटा, है ना, Fy साइन थीटा, ठीक है। यानी कि ये y अक्ष के एलांग लगा हुआ है और ये x अक्ष के एलांग लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्षैतिज घटक है और ऊपर वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन, कह रहा है एक बल जिसका परिमाण F है के लंबवत दिशा में वियोजित भाग क्या होगा, है ना। अब देखो दोनों बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि एक बल जिसका परिमाण, अब देखिए यहाँ पे परिमाण कितना है, F है, कि लंबवत दिशा में वियोजित भाग कौन कौन से होंगे। तो देखो अभी हमने एक बात पढ़ा है, Fx पढ़ा है, Fx कितना पढ़ा है, ये होता है हमारा F cos थीटा, दूसरा वाला क्या था Fy बराबर, वो था F साइन अल्फा साइन थीटा, है ना, दोनों। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का, तो F इंटू ये कितना हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आओ, ये F है और ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये कितना आ जाएगा F। तो लंबवत दिशा में वियोजित भाग कौन कौन से हो जाएंगे, 0, F, है ना, 0, F, एक तो 0 हो जाएगा, है ना, जो क्षैतिज वाला होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ उसी बल के परिमाण के, उसी बल के बराबर हो जाएगा, उसी बल के परिमाण के बराबर हो जाएगा, उसी बल के रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ बातें करनी है। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द मेनी फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। अब मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है हमारे पास, है ना, मान लीजिए कि कोई एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, कोई एक दृढ़ पिंड है ना, उसमें कोई एक पॉइंट पे n बल लगे हुए हैं, F1 F2 F3, है ना, इसके करके ऐसे करके कितने बल लगे हुए हैं, n बल लगे हुए हैं। F1 लगा है, F2 लगा है, F3 लगा है, F4 लगा, डॉट 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 n बल लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा F1 जो है वो क्या कर रहा है, एंगल बना रहे हैं हमारे पास क्रमशः OX के साथ, F1 ने बनाया अल्फा 1 OX के साथ, मतलब कि x अक्ष के साथ, है ना, x अक्ष के साथ ये वाला अल्फा 1 जो बनाया, उसके बाद वो बीटा 1 बनाया, फिर वो अल्फा 1
अल्फा 2, अल्फा 3 क्रम से, है ना, अल्फा n तक बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि OX के साथ, यानी कि x अक्ष के साथ कौन, F1 बना रहा है अल्फा 1, F2 बना रहा है अल्फा 2, F3 बना रहा है अल्फा 3, F4 बना रहा है अल्फा 4 और डॉट 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 Fn बना रहा है अल्फा n। तो इस दौरान देखते हैं इनके पहले वियोजित भाग। तो इनके वियोजित भाग क्या हो जाएंगे भाई, क्षैतिज अगर वियोजित भाग बात करेंगे, इनके हम अगर कंपोनेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, क्षैतिज वाले यानी कि OX के लॉन्ग क्या हो जाएगा भाई, वो F1 कॉस अल्फा, F2 कॉस अल्फा, डॉट 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 कहाँ तक, Fn कॉस अल्फा n तक जाएगा। और उसके बाद OI की डायरेक्शन के, अगर OI के लॉन्ग हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 साइन अल्फा 1, F2 साइन अल्फा 2, F3 साइन अल्फा 3, Fn साइन अल्फा n। ठीक है, ये हो जाएगा। कुल मिला के हमें दोनों चीजें मिल चुकी हैं। एक क्या मिल चुका है, हमें ऊर्ध्वाधर घटक मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा, क्षैतिज घटक, दोनों मिल चुके हैं। अब हमें पता है कि अगर ये OX के साथ कितना थीटा कोण बनाए, OX के साथ अगर थीटा कोण बनाए तो इसका जो क्षैतिज वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा हो जाएगा वो, और कॉस थीटा हो गया, दोनों हो गए। देखो और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा किसके, F1 कॉस अल्फा 1 प्लस F2 कॉस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, Fn कॉस अल्फा n, है ना, और आर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वही सेम F1 साइन अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट F2 आएगा और लास्ट में आ जाएगा Fn साइन अल्फा n। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें मान लीजिए कि हम इसको पूरे को मान लें x, बड़ा सा x मान लें, और इसे मान लें बड़ा सा y, ठीक है, और इनको वर्ग करके जोड़ दें तो देखो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर लेंगे कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू, इधर वाले को हमने पूरा बड़े वाले को क्या मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर वाले को क्या माना वाई स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आर कॉस थीटा बराबर ये देखो यहाँ पे आ चुका, हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक्स क्या है, समेशन है इन सभी कंपोनेंट्स का, और वाई क्या है, वो नीचे वाले कंपोनेंट यानी कि F1 साइन 1, F1 साइन अल्फा 1, F2 साइन अल्फा 2, इन सभी का क्या है, वो सम है ना, समेशन है इन सभी का। चलेगा, एक पॉइंट यहाँ पे और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमें निकालना होता, अगर मान लो ये आ चुका था हमारे पास, है ना, ये यहाँ पे इन दोनों का अगर हम भाग दे दें, किसका, समीकरण 2 में, समीकरण 2 इक्वेशन 2, एक मिनट और आगे चलते हैं। हाँ, मान लो कि इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से में डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 का, तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करो, देखो यहाँ पे, है ना, इसको भूल जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा, आर साइन थीटा 1 कितनी है, और कॉस थीटा, और इधर कितना है, ये y है डिवाइडेड बाई x हो गया, बड़ा वाला x है, बड़ा वाला x है। ये कितना हो जाएगा भाई, आर आर कट जाएगा और ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और ये आ जाएगा कन्वर्ट होके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये यहाँ से निकल आया। आगे बात करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, बलों में साम्यावस्था का प्रतिबंध। यदि किसी कण पर कार्यरत बलों का परिणामी शून्य हो, है ना, जिसकी बात अभी ऊपर हुई थी, अगर वो परिणामी शून्य है, ये परिणामी जो रिजल्टेंट की बात हुई थी, अगर ये रिजल्टेंट शून्य आ जाए तो ये माना जाएगा कि जो बल लगे हुए हैं वो क्या हैं, संतुलित हैं, यानी कि साम्यावस्था में है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज में है। ठीक है, तो एक कण पे, किसी कण पे लगे हुए बलों के संतुलन का क्या कंडीशन हो सकती है, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मेनी फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास वही सेम बात है कि F1 F2 F3 डॉट 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 ये क्रियाशील है किसी पॉइंट पे, और दो परस्पर लंबवत रेखाओं के अनुदिश वियोजित भागों का योगफल जो है x है और y है, वही ऊपर वाली बात है, आगे चल रही हो कैपिटल X और कैपिटल Y। आप जान चुके हैं कैपिटल X क्या था, है ना, F1 cos अल्फा 1 प्लस F2 cos अल्फा 2 प्लस डॉट 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 जितने लगे होंगे, यानी कि लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास Fn cos अल्फा n, है ना।
इसी तरह से y के साथ होगा। लेकिन वो कह क्या रहा है कि अगर वो दोनों क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यानी कि संतुलित होने का प्रतिबंध की बात हो रही है, तो रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, है ना। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। अब ऐसा कब होगा भाई, ये भी अलग से जीरो हो। अगर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक्स जीरो हो जाए तो पूरा जीरो हो जाएगा, वाई में तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये ऐसा तभी संभव होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब एक्स भी क्या हो जीरो और वाई भी क्या हो जीरो। जब दोनों जीरो होंगे तभी क्या होंगे, यानी कि दोनों, यानी कि समेसन, यानी कि एक्स अक्ष, यानी कि हमारे पास जो 36 घटक था, है ना, जो 36 घटक था वो जीरो होना चाहिए, जो ऊर्ध्वाधर घटक था वो भी जीरो होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट था वो भी, उसका समेसन जीरो होना चाहिए जितने थे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की, तो उनका भी सम सबका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी क्या होगा, बल संतुलित होंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी वहां पे, है ना। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कह रहा है कि बल त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। देखिए कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे 3 बल लगे हुए हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है, एक एक्स के लांग ये लगा हुआ P और ये लगा हुआ Q और ये लगा हुआ R, और हमें ये बताया गया कि ये जो तीनों बल हैं वो क्या है, संतुलन में है ना। तीनों बल क्या है, संतुलन में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक ट्राइंगल की साइड्स में रखे जा सकते हैं, एक ट्राइंगल की साइड्स के द्वारा प्रेजेंट किए जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पे हमने P रख दिया और यहाँ पे Q रख दिया और यहाँ पे R रख दिया है। तो इस दौरान क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा BC प्लस CA बराबर BA, है ना। BA को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, BC प्लस CA प्लस AB इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर जो बल है तीनों बलों का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है, यानी कि सॉरी बल क्या है, साम्य अवस्था में, यानी कि संतुलन में है। किस में है, संतुलन में है, तब, है ना। अच्छा, इसका अपोजिट भी देखना है हमें। इसका अपोजिट क्या कहता है, कह रहा है कि यदि बिंदु पर क्रियाशील 3 बल साम्य अवस्था में हैं, है ना। अगर ये मतलब कि कोई पॉइंट है और वहां पे जो 3 फोर्सेस लगे हुए हैं वो साम्य अवस्था में हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेज में हैं, तो उन्हें परिमाण और दिशा में एक त्रिभुज, यानी कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों में एक ट्राइंगल की साइड्स में क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, जैसे हमने नोट किया था, है ना, AB प्लस BC प्लस CA निरूपित किया जा सकता है, उन्हें रखा जा सकता है। नोट, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत 3 बल साम्य अवस्था में है तो उनमें से किन्हीं 2 बलों का योग तीसरे बल से कम नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो ट्राइंगल के साथ भी होता है। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दी गई है हमें एक दी गई है लेम्डा म्यू थ्योरम, लेम्डा म्यू थ्योरम। देखिएगा हमारे पास एक पॉइंट ए है ना, एक पॉइंट ओ है, और ओ पे ओ ए जो दी गई है वो लेम्डा ओ ए है, और ओ बी जो दी गई है वो म्यू ओ बी है। अनुदिश लगे हुए हैं, निरूपित भी किए गए। उनका जो परिणामी होगा, ये इनका जो परिणामी होगा ओ सी, वो क्या होगा, लेम्डा प्लस यू म्यू ओ सी होगा। और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ए बी को निरूपित किया गया है यहाँ पे, यानी कि दिया गया है लेम्डा और सी ए, लेम्डा सी ए बराबर में दिया गया है म्यू सी बी। देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा सी ए बटे म्यू इज इक्वल टू सी बी बटा लेम्डा, ये दिया गया है, यहाँ पे म्यू है, ये दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो सी ए है हमारी वो कितना है, म्यू दी गई है, और ये कितना दिया गया है, लेम्डा दिया गया है। यानी कि इन दोनों साइड्स में जो रेशियो है हमारा क्या है, लेम्डा रेशियो म्यू रेशियो लेम्डा दिया गया है। नीचे साइड से देख रहे हैं ना, म्यू रेशियो लेम्डा दिया गया है। तो अगर हमें निकालना है क्या, तो इनमें एक रिलेशन होगा, किनके साथ, ओ ए के साथ, ओ बी के साथ और ओ सी के साथ, और इन अनुपातों के साथ में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा हमारा, लेम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लेम्डा प्लस म्यू ओ सी। अब कंडीशन एक यहाँ पे है कि अगर लेम्डा बराबर दिया गया है म्यू, देखो लेम्डा बराबर म्यू दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि लेम्डा बट्टे 1 ले लें, म्यू बट्टे 1 ले लें, यानी कि जहाँ पे लेम्डा है और जहाँ पे म्यू है दोनों जगह पे रख दोगे तब भी वही बात आएगी। बाकी अगर लेम्डा और म्यू की जगह पे आप 1 रख सकते हो, अगर आप इनकी प्रोपोर्शनल वैल्यू रखो तो रख दीजिए वहीं पे, तो कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल वैल्यू रखते हैं यहाँ पे भाई, कितना आ जाएगा ये 1 इंटू ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस 1 इंटू ओ बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओ सी, ये आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 2 ओ सी, ये हो जाएगा। या कह सकते हो ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2
ओ ए प्लस ओ बी, है ना, 1/2 ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा। कब? जब लेमडा और म्यू का जो मतलब ये मिड पॉइंट हो, सी क्या हो, मिड पॉइंट हो, तो ये आराम से उसी को निकाला जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे आगे। यहाँ पे लामीज थ्योरम की बात हो रही, लामी की प्रमेय है, बहुत ही शानदार थ्योरम है ये और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, डायरेक्ट थ्योरम ही पूछी जाती है। देखिएगा, कह रहा है यदि किसी बिंदु पर क्रियाशील 3 बल साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल का परिमाण शेष 2 बलों के मध्य कोण की जाके समानुपाती होता है। देखो यहाँ पे 3 बल जो हैं वो साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे P और Q के बीच का जो एंगल है वो गामा है, Q और R के बीच का एंगल जो है अल्फा है, P और R के बीच का जो है बीटा दिया गया है। तो वो कहना ये चाहता है, लामी की प्रमेय ये कहती है कि साम्यावस्था में अगर हैं तो प्रत्येक बल का परिमाण जो होगा शेष 2 बलों के मध्य के कोण की ज्या के बराबर होगा। जैसे कि एक तो हमारे पास P होगा, एक बल है Q और एक है R, P Q R। अब देखिएगा P के अलावा जो छोड़ दो, शेष 2 बल जो हैं Q और R, इनके बीच की कोण क्या है, अल्फा दिया गया है। तो कह रहा है कि अल्फा की ज्या, है ना, इस एंगल की ज्या, और उसके बाद Q देखो कहाँ पे है, Q के आगे कितना एंगल है, ये दिया गया है बीटा, साइन बीटा हो जाएगा, और R के बराबर ये क्या होंगे, सभी इक्वल होते हैं, है ना, ये हो जाएगा साइन गामा हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे हमें याद रखना, ये लामी की थ्योरम है, ये लामी की थ्योरम है। अच्छा, लामी के थ्योरम का कन्वर्स भी जान लेते हैं। वो कह रहा है कि कन्वर्स ये है कि अगर 3 बल इस प्रकार है कि प्रत्येक बल शेष 2 के मध्य की ज्या के अनुपाती में है, मतलब कि अगर ये हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है कि वो बल जो हैं इक्विलिब्रियम स्टेज में है, साम्यावस्था में है ना। अगर साम्यावस्था में है तो ये होगा ऊपर वाला कंडीशन, अगर ऊपर वाली कंडीशन दी गई है तो बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा यदि 3 बल P, Q तथा R संतुलन में हैं, क्रमशः IA, IB, IC, I जो है यहाँ पे वो दिया गया है ट्राइंगल ABC के इन सेंटर का पॉइंट है, नहीं कि इन सेंटर है ना, अंतः केंद्र है। तो देखिएगा यहाँ पे समझते हैं इसे। इस दौरान जो हमारे पास होगा P, Q, R अगर संतुलन में हैं, और बात किसकी हो रही है यहाँ पे, अंतः केंद्र की। देखिए ये पॉइंट्स याद रखने हैं, अंतः केंद्र का भी याद रखना है, परिकेंद्र का भी याद रखना है, केंद्रक का भी याद रखना है, लंब केंद्र का भी याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम्स में, देखिएगा। तो अगर 3 बल P, Q, R, देखो संतुलन में तीनों हैं, तीनों कंडीशंस की हम देखने जा रहे हैं। अगर अंतः केंद्र की बात आती है, IA, IB ये होगा अंतः केंद्र। क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ये अंतः केंद्र ये होता है अंतःवृत्त वाला, है ना, अंतःवृत्त का सेंटर होता है ना। अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए यहाँ से ये, तो सभी क्या हों, बराबर हों। तो ये कह रहा है कि अगर ट्राइंगल ये A है और ये B है और ये C है, तो कह रहा है IA, IB और IC, है ना, I है वहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे I है, यहाँ पे I पॉइंट है, I है ना। तो कह रहा है IA, IB, IC के अनुदिश क्रियाशील हैं, तो I त्रिभुज ABC का केंद्रक है, तो P अनुपाते Q अनुपाते R क्या होगा, तो ये होता है cos A/2 अनुपाते cos B/2 अनुपाते cos C/2। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। अच्छा, अगर इसी तरह परिकेंद्र की बात हो, है ना, सरकम सर्किल की बात हो, अगर सरकम सेंटर अगर ये होता, यानी किसी ट्राइंगल में बात की होती सरकम सेंटर की। सरकम सेंटर क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है जो तीनों साइड से होके जाता है। इस कंडीशन में क्या होता, ये OA हो जाती, ये OB हो जाती और ये OC हो जाती। तो इस दौरान P अनुपाते Q अनुपाते R, देखो यहाँ पे P, Q, R भी क्या है, साम्य अवस्था में है, संतुलन में है ना, क्या है, संतुलन में है। तो इस दौरान क्या होगा, कब, पॉइंट्स याद रखिएगा, अंतः केंद्र वाले में क्या होता है, बाई 2 हो जाता है, cos A/2 cos B/2 अनुपाते cos C/2। और यहाँ पे परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर वाली कंडीशन में क्या होगा, sin 2 अल्फा, sin 2A अनुपाते sin 2B अनुपाते sin 2C। तो ये पॉइंट याद रखना है, पूछा जाए तो डायरेक्ट टिक मार देना है। अब बात करने जा रहे हैं, अगर हमें सेंट्राइड दिया गया हो, है ना, यानी कि सेंट्राइड क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। ये माध्यिकाएं हैं हमारी, ये और ये, है ना, मध्य बिंदुओं का, यानी कि ये दिया गया हो। तो इस दौरान क्या होता है हमारे पास, P, Q, R, ये मान लो G दिया गया है।
तो यहाँ पे GA अनुपाते GB अनुपाते GC जो होगा, है ना, ये A है, ये B है, ये C है, वो मतलब कि इनमें जो अनुपात होगा P अनुपाते Q अनुपाते R, वो किसके बराबर होगा, GA अनुपाते GB अनुपाते GC हो जाएगा। कब कंडीशन कौन सी है, ये केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड की है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लंब केंद्र की, यानी कि आर्थो सेंटर अगर हमें दिया जाए तो क्या होगा। आर्थो सेंटर क्या होता है, ट्रायंगल का साइड्स का जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर जहाँ पे काटते हैं वो होता है हमारे पास लंब केंद्र यानी कि आर्थो सेंटर। मान लीजिए कि एक साइड आपने यहाँ डाली, ये 90 अंश का एंगल बनाया, ये यहाँ पे 90 अंश का एंगल बनाया, तो जहाँ पे ये काटेंगे उसे हम बोलते हैं आर्थो सेंटर, है ना, लंब केंद्र। लंब केंद्र वाली कंडीशन में क्या होता है, P अनुपाते Q अनुपाते R जो होता है वो डायरेक्ट याद रखना है पॉइंट, साइन A अनुपाते साइन B अनुपाते साइन C होता है, ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप बहुत अच्छे से समराइज कर लीजिएगा, इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो TGT PGT को क्रैक करने के लिए ना एकदम हनुमान चालीसा की तरह रोजाना पढ़े जाने चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कह रहा पैरेलल फोर्सेस। अब देखो पैरेलल फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। तो ये दो टाइप के होते हैं, जो एक दूसरे के समांतर हों, अगर दो बल तो उन्हें हम समांतर बल कहेंगे यानी कि पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, जब डायरेक्शन सेम हो, है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और दोनों क्या हो, पैरेलल हो, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, है ना। इसे क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मान लीजिए कि समांतर तो हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, दिशा अलग अलग है, तो इसे हम बोलते हैं विपरीत समांतर बल यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये लाइक वाला है और ये अनलाइक वाला, ये लाइक वाला है और ये अनलाइक है, यानी कि ऊपर वाला समदिश है, इधर वाला समदिश है, और ये क्या है, विपरीत दिशा है, विपरीत समांतर बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। कह रहा है तीन समदिश बल, अगर तीन समदिश, है ना, तीन कह रहा है कि समदिश बल PQR किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों पर कार्यरत है, तो इनका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, त्रिभुज के परिमाण है ना, इनका जो परिमाण होगा त्रिभुज के अंतः केंद्र से होकर जाएगा, परिमाण है वो, है ना, परिमाण कहाँ से होकर जाएगा, त्रिभुज के अंतः केंद्र से होकर जाएगा। और अनुपात क्या होगा, P अनुपाते A क्या है, ट्रायंगल की साइड है, त्रिभुज ABC की क्या है, साइड्स हैं, और Q क्या है, ये भी P अनुपाते A बराबर Q अनुपाते B बराबर R अनुपाते C होगा समतिश समांतर बल वाली कंडीशन में, है ना। और इसके बाद अगर हमसे ये कहा जाए कि PQR एक त्रिभुज के शीर्षों पर क्रियाशील हैं, है ना, तो क्या होगा, तीनों बल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। इस कंडीशन में क्या होते हैं, P बराबर Q बराबर R होता है ना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर तीन समदिश समांतर बल PQR एक त्रिभुज ABC के शीर्षों पर क्रियाशील है अगर उनका परिणामी लंब केंद्र से होकर जाता है ना। अगर उनका परिणामी कहाँ से जाता है, लंब केंद्र से होकर जाता है, तो याद रखेंगे P अनुपाते यानी कि बल P अनुपाते Q अनुपाते R इक्वल टू होता है tan A अनुपाते tan B अनुपाते tan C। ये पॉइंट याद रखेंगे, है ना। ये पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं परिकेंद्र वाले में, वही पॉइंट है हमारे पास sin 2A sin 2B और sin 2C, है ना। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये याद कर लेना है, लर्न कर लेने हैं। यहाँ पे बात हो रही है बलाघूर्ण की, तो कह रहा है कि किसी बल का एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण उस बल द्वारा पिंड को उस बिंदु के सापेक्ष घुमाने की प्रवृत्ति रखता है ना, ये प्रवृत्ति रखता है कि माप है तथा यह बल। तो कह रहा है कि बल आघूर्ण जो होता है हम टाउ से डिनोट करते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की दूरी, है ना, ये होता है टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो ये याद रखना है। अब बल आघूर्ण बराबर, है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि बल आघूर्ण का चिन्ह क्या होता है। देखो वो कह रहा है कि अगर बल आघूर्ण क्या होगा, धनात्मक कहलाता है, F1 का O के सापेक्ष आघूर्ण धनात्मक कहलाता है यदि F1 की प्रवृत्ति पिंड को वामावर्त हो, है ना, वामावर्त घुमाना चाहे तो क्या होगा, उस दौरान धनात्मक होगा, लेकिन यानी कि दक्षिणावर्त घुमाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात दोनों पॉइंट्स याद रखना है, कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। इसके बाद ये पॉइंट देखो, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है यहाँ पे, है ना, अभी तक ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये सारे तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं आपके ही एग्जाम्स में, देखिएगा मिलेंगे, है ना। ठीक है,
एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि 2010 और 21 के बीच में ही आया हुआ ये वाला क्वेश्चन हमने करवाया भी था, डायरेक्ट टिक करवाया था, ये वाला भी करवाया था, है ना, केंद्रक वाली कंडीशन में भी और लंब केंद्र वाला वही, तो हमें याद रखना है। कह रहा 3 बल पी क्यू आर क्रमशः त्रिभुज एबी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के एलांग एक्ट कर रहे हैं, यदि उनका परिणामी यानी कि उनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से जा रहा है, परिकेंद्र यानी कि सरकमसेंटर से होकर गुजरता है, तो क्या होगा, पी कॉस अल्फा प्लस क्यू कॉस पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस बी प्लस आर कॉस सी इक्वल टू 0 होता है। ये पॉइंट एक तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि पी क्यू आर एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं के अनुदेश कार्यरत है तो इनका जो परिणामी होगा त्रिभुज के अगर अंतः केंद्र से होकर जाता है तो तीनों बलों का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर कहाँ से होकर जा रहा है, लंब केंद्र से होकर जा रहा है तो P, हाँ वहाँ पे क्वेश्चन ये आया था, थोड़ा सा बदल के आया था क्वेश्चन, वो आया था P sec A, ऑप्शन sec A प्लस Q sec B प्लस R sec C इज इक्वल टू 0, ये आया था। तो हमें याद रखना है अगर हमारे पास परिकेंद्र वाली कंडीशन आती है तो P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर वाली कंडीशन आती है, यानी कि हमारा जो परिणामी है वो इन सेंटर से होकर अगर गुजरता है तो बल, तीनों बलों का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर वही जो परिणामी है हमारा वो रिजल्टेंट जो है वो कहाँ से, आर्थो सेंटर से होकर गुजरता है तो P बाई कॉस ए प्लस Q बाई कॉस बी प्लस R बाई कॉस सी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि P सेक ए प्लस Q सेक बी प्लस R सेक सी इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर वो सेंटर से होकर गुजरता है तो क्या हो जाएगा, P कॉसेक ए प्लस Q कॉसेक बी प्लस और कॉसेक सी इक्वल टू 0 होता है। ये चारों पॉइंट्स याद लेना, लिख लेना, कहीं पे डायरी पे लिख लेना, ये हमारे काम आने वाले हैं, है ना। चलेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, इन्हें डिस्कस करना है। कह रहा 3 बलों के अंतर्गत एक पिंड का संतुलन, 3 बलों के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध यानी कि कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, है ना। देखिए कह रहा है यदि किसी दृढ़ पिंड, यदि कोई दृढ़ पिंड यानी कि रिजिड बॉडी की बात हो रही है, अपने पर लग रहे 3 समतली बलों के अधीन संतुलन में है तो ये बल या तो संगामी होंगे या तो समांतर होंगे, है ना। ये बल या तो संगामी होंगे या तो क्या होंगे, समांतर होंगे। यानी कि अगर इस कंडीशन, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, यही पॉइंट ही आया हुआ था। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पिंड है ना, क्वेश्चन आया हुआ था 2021 का क्वेश्चन है ये। वो क्या कह रहा था कि ये कह रहा है कोई दृढ़ पिंड है हमारे पास, कोई रिजिड बॉडी है और अपने पे लग रहे 3 संतुलित बल संतुलन में होंगे कब, या तो वो बल क्या हो, संगामी हो, यानी कि कोई फर्क ना पड़े, एक ही स्थान से होकर जा रहे हो, यानी कि पिंड में कोई चेंज ना कर रहे हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो बल क्या हो, पैरेलल लगे हों तब संतुलित होंगे, यानी कि तीनों बल क्या हो, पैरेलल हों, इस कंडीशन पे भी क्या होंगे, वो संतुलित होंगे। तो याद रखना है, यानी कि समांतर या संगामी वाली कंडीशन में क्या होंगे, ये संतुलित होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना है। कह रहा है यदि दृढ़ पिंड पर 3 बल लग रहे हों और उसे संतुलन में रखते हैं तो निम्नलिखित प्रतिबंध संतुष्ट होंगे। देखिएगा, यानी कि तीनों बल क्या होंगे, समतली होंगे, यानी कि एक ही तल में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तीनों बल या तो एक बिंदु पर मिलेंगे या फिर पैरेलल होंगे। ये तो कंडीशन हो ही गई, पहले हमने बता ही दिया, संगामी होंगे, समांतर होंगे, है ना। यदि तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो वे लामी प्रमेय को संतुष्ट करेंगे, है ना। अभी देखा तो तीनों बिंदु कहाँ थे, एक ही प्लेन पे जब मिलते थे, ऐसे तीनों अगर एक ही पॉइंट पर होते थे तो लामी प्रमेय को संतुष्ट करते थे। और वे बल के त्रिभुज नियम का पालन भी करेंगे। त्रिभुज नियम भी तो इसी से बना था, उसका पालन करेंगे। किन्हीं 2 परस्पर लंबवत दिशाओं में उनके वियोजित भागों के बीजीय योगफल पृथक पृथक शून्य होंगे, जैसे अभी बात हुई थी ऊपर, है ना। R इज इक्वल टू सबका x² प्लस y² आया था, दोनों कंडीशन शून्य को दिखाया गया था वहाँ पे। बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजीय योगफल क्या होता है, शून्य होगा। चलिएगा, ये रही आज की क्लास। और हाँ, आपको फिर से एक बार सूचित कर दें, अगर आपने अभी तक यूपी टीजीटी और पीजीटी के पेपर्स नहीं हल किए हैं तो हमने प्ले लिस्ट में डाल रखा है और वहाँ से आप उनका पेपर को सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी तैयारी में हेल्प मिलेगी। चलिएगा, कल हम कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट प्रश्न के साथ लेके आएंगे। और कल हमारा 30 क्वेश्चंस का एक शानदार सेशन होने वाला है, उसे जरूर सभी ज्वाइन करिएगा। चलिएगा, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।